विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम क्लास 9 के जो एडवांस साइंस की बुक है, एडवांस साइंस के नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो अब तक हमने 6 चैप्टर्स देखे हैं। पहला चैप्टर था मेजरमेंट, फाउंडेशन ऑफ साइंस, इसे हमने कवर कर लिया। सेकेंड चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंसेस, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थर्ड चैप्टर है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, कंप्लीटेड। फोर्थ चैप्टर इज द ज्योमेट्री ऑफ पावर, एडवांस्ड सिंपल मशीन्स, कंप्लीटेड। फिफ्थ चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम 7th चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं और 7th चैप्टर हमारा है केमिकल बॉन्डिंग। तो आइए केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करें। हमारी एनसीईआरटी हमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में क्या बतला रही है। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले ऑक्टेट रूल को यहाँ पर बतलाया गया है। यू हैव लर्नड दैट द एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल आर स्टेबल। तो हमने पढ़ा है कि ऐसे एटम्स जिसमें कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे एटम्स जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे एटम्स स्टेबल एटम्स कहे जाते हैं। द एटम्स अदर दैन हाइड्रोजन टेंड्स टू फॉर्म बॉन्ड्स अंटिल इट इज़ सराउंडेड बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एटम्स हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एटम्स जो हैं ये तब तक बॉन्ड बनाते हैं जब तक कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाएं। दे डू सो बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल and is quite useful in describing the formation of simple molecules। तो ये जो प्रोसेस है इसे ऑक्टेट रूल कहा जाता है और यहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये यूज़फुल होता है। It is important to note that the octet rule is just a guiding principle and not a law। तो यहाँ पर ये जो ऑक्टेट रूल है ये सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये कोई लॉ नहीं है। In case of hydrogen, the valence shell attains the electronic configuration of helium, that is a total of 2 electrons। तो यहाँ हाइड्रोजन की बात की जा रही है कि इसके वैलेंस शेल में, इसका जो वैलेंस शेल होता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का होता है उतना ही इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर लुईस अप्रोच क्या बताता है। लुईस सिंबल, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन टर्म्स ऑफ डॉट इज रिटन अराउंड द एटम। तो यहाँ पर जो एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, एटम के अराउंड डॉट के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया ये डॉट के फॉर्म में हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का यहाँ पर एटमिक नंबर 9 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 7 हो जाएगा। तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 7 डॉट्स हैं यहाँ पर हमने बनाया 1 2 3 4 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर ये वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहाँ पर 7 डॉट्स होंगे। नेक्स्ट है बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग कैसे होती है ये हम देखने वाले हैं। ड्यूरिंग बॉन्डिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिटन अराउंड द एटम एंड देन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन सच अ वे so as to complete the octet of each atom। तो जब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होती है तो इसको एटम्स के अराउंड लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है उसको यहाँ पर दिखलाया जाता है ताकि यहाँ पर ऑक्टेट का हर एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है लुईस फार्मूला का, किसके लिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए फार्मूला होता है HF। तो HF के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो फ्लोरीन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है।
2 4 5 6 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में होगा। तो इसने शेयरिंग की है हाइड्रोजन के पास में, हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी शेयरिंग कर लेगा, तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है, एक डैश, यहाँ पर डैश बनाते हैं, और ये जो है हमारा, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। Here, the pair of dots representing electrons placed between the symbols of the combining atoms representing the bonding electrons। तो यहाँ जो डॉट के पेयर्स आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये जो सिंबल, ये जो हैं सिंबल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि एटम्स के बीच में आपको दिखलाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग दिख रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है। द रिमेनिंग डॉट्स रिप्रेजेंट द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो इसके अलावा दूसरे जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। As the name suggests, the non-bonding electrons do not contribute to the bonding। तो नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूशन अपना नहीं देते हैं। You may note that the hydrogen atom in this molecule has only 2 electrons around it। तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है कि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये जो है डुप्लेट का फॉर्मेशन अपने अराउंड करता है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। द लाइन हियर इंडिकेट्स द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पर ये जो लाइन जो है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मेनी स्टेबल मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। तो बहुत सारे ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। इन्हें ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन कहा जाता है। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस एक्सेप्शन। तो इस एक्सेप्शन को हम पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। In case of some elements, the valence shell has less than 4 valence electrons। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। In these cases, their atoms cannot form 4 bonds to complete the octet। तो इस केस में यहाँ पर जो एटम्स हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। Also, these do not have sufficient lone pairs that can complete the octets। तो इनके पास sufficient lone pair भी नहीं होता है, इस वजह से ये अपना octet पूरा नहीं कर पाते हैं। As a result, the octet remains incomplete in such case। तो इस केस में जो octet है वो incomplete रह जाता है। For example, in case of lithium, beryllium and boron, there are only 1, 2 and 3 valence electrons respectively। तो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन के केस की बात हो रही है। तो लिथियम के पास 1, बेरिलियम के पास 2 और बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयरफॉर दीज कैन फॉर्म 1, 2 and 3 बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। इसीलिए ये लोग 1, 2 और 3 बॉन्ड बना सकते हैं। इन सच केसेस द सेंट्रल एटम वुड हैव 2, 4 and 6 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली ऑन फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जब ये लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसके सेंट्रल एटम में 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। दीज रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट कंप्लीट द ऑक्टेट एंड येट स्टेबल। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेबल होते हैं। वन कॉमन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ बोरोन बोरोन ट्राईफ्लोराइड। तो एक एग्जाम्पल इसका क्या है? बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, जो कि अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता है, फिर भी ये स्टेबल होता है। इन दिस मॉलिक्यूल 1 बोरोन एटम मेक्स बॉन्ड विथ 3 फ्लोरीन एटम्स एंड एज रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पर जो बोरोन है, ये 3 फ्लोरीन एटम के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से बोरोन 3 फ्लोरीन एटम के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। फ्लोरीन के पास में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये बोरोन के साथ में कंबाइन करता है और यहाँ पर ये ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है।
तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर शो कर रहा है। एक इस फ्लोरीन के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, फिर यहाँ पर फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, तो फ्लोरीन जो है इसके पास में तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए 8, ये तो ऑक्टेट पूरा कर रहा है, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये जो है ऑक्टेट पूरा का पूरा ये जो आपके पास में दिख रहा है दोनों मॉलिक्यूल बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ये पूरा की बात की जाए तो ये अपना ऑक्टेट तो पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये स्टेबल होते हैं। द लाइन्स हियर इंडिकेट द बॉन्ड बिटवीन द बोरोन एंड फ्लोरीन एटम। तो ये लाइन ये शो कर रहा है कि बोरोन और फ्लोरीन एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंडेड ऑक्टेट कैसे फॉर्म करते हैं? अनदर एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर दूसरा एक्सेप्शन क्या है? कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Such molecules are formed by the atoms of the elements having more than 4 electrons in their valence shell। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? इनके जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं इसमें 4 से ज़्यादा वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो एग्जांपल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का एग्जांपल दिया जा रहा है। 1 एटम ऑफ सल्फर कंबाइंड विद 6 एटम ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पर सल्फर का एक एटम है और 6 एटम है फ्लोरीन का, इसके साथ में ये कंबाइन कर रहा है। द सेंट्रल सल्फर एटम हैज़ 12 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के पास में 12 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन इसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन है। वी कैन रिप्रेजेंट इट्स इन स्ट्रक्चर एज, तो इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस तरीके से आपको दिखलाया गया है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 12 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके साथ में एक इसके साथ में शेयरिंग होता है, सल्फर इसके साथ में फ्लोरीन के साथ में शेयरिंग करता है 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। यू विल लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सच कंपाउंड्स इन हायर क्लासेस। तो इस तरीके का जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके ऑड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। सर्टन मॉलिक्यूल्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स के ऑड नंबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में जिनके पास प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ नाइट्रोजन मेक 2 बॉन्ड्स विथ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है कि नाइट्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन का एटम यहाँ पर 2 बॉन्ड एक मतलब ऑक्सीजन के एटम के साथ में 2 बॉन्ड की शेयरिंग करता है। ऑक्सीजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों आपस में जब कंबाइन करेगा तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, वो मॉलिक्यूल है नाइट्रस ऑक्साइड। इट हैज़ टोटल 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है और 6 इलेक्ट्रॉन एटम जो है ऑक्सीजन एटम का होता है। द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? NO। तो नाइट्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 मतलब 6। नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर हो रही है, तो इसको हम लोग डबल बॉन्ड से यहाँ पर लिख सकते हैं। द 2 लाइन हियर इंडिकेट्स 2 बॉन्ड, 2 लाइन यहाँ पर 2 बॉन्ड को शो कर रहा है। वेन एवर देयर आर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल देन एटलीस्ट 1 एटम वुड हैव अन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अगर यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे तो इसमें से कम एक एटम ऐसा होगा जो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट बनाएगा। सेकेंडली इज
सेकेंडली इन सच ए मॉलिक्यूल देयर वुड ऑलवेज बी एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमेशा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। इस तरीके के मॉलिक्यूल में हमेशा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल से आप क्या समझते हैं? ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। सारी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पीछे के जितने भी पैराग्राफ्स हमने अब तक पढ़े वहाँ से आपको मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज हाइड्रोजन नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल? हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल क्यों फॉलो नहीं करता है? थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एक एग्जाम्पल, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एक एग्जाम्पल और ऑड इलेक्ट्रॉन का एक एग्जाम्पल देना है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई कैन बोरोन फॉर्म कंपाउंड्स विथ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट? तो बोरोन उसके अराउंड में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उससे 6 इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मेंट बाय अ डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन? तो डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज NO नाइट्रस ऑक्साइड कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल? तो नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्टेट रूल का एक एक्सेप्शन क्यों कहा जाता है? सेवेंथ क्वेश्चन है, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ BF3 एंड एक्सप्लेन वाई बोरोन डज नॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पर जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको BF3 के लिए फॉर्म करना है और एक्सप्लेन करना है कि क्यों बोरोन जो है वो कंप्लीट ऑक्टेट क्यों नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एजर्शन दिया गया है, रीजनिंग दिया गया है। एजर्शन में क्या लिखा है? SF6 वायोलेट्स द ऑक्टेट रूल। तो ये जो है SF6 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। रीज़न क्या है? सल्फर कैन एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रीज़न लिखा है। तो यहाँ पर ये एजर्शन था। यहाँ क्या लिखा है? एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट। तो क्या आंसर होगा इसका सही? एजर्शन रीज़न दोनों सही है, या मतलब पहला केस में लिखा है एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न। तो एजर्शन रीजनिंग दोनों सही है और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन लिखा है असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर फिर से लिखा है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं दे रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है? असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो असर्शन सही है और रीज़न गलत है, स्टेटमेंट का जो रीज़न है वो गलत है, ऐसा लिखा है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? असर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो असर्शन रॉन्ग है लेकिन रीज़न सही है, ऐसा लिखा है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बतलाना है। अब आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है? यू ऑल आर फेमिलियर विथ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड सो ऑन। तो आप बहुत सारे मेटल्स से फेमिलियर हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ये सभी मेटल्स होते हैं। दे आर हार्ड, they can be beaten into sheets, drawn into wires and they conduct electricity। तो ये जो है मेटल्स जो हैं ये हार्ड होते हैं, इसको पीट करके इसको शीट, पतला शीट इसका बनाया जा सकता है, इससे वायर्स बनाए जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यू मे बी वॉन्डरिंग हाउ कैन वी एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो हम प्रॉपर्टी की इन मेटल्स की इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? We can explain these in terms of a simple model known as electron C model for metals। तो हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ को इलेक्ट्रॉन C मॉडल जो मेटल्स का होता है, इससे इस मॉडल से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट बॉन्डिंग इन केस ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे बॉन्डिंग होती है इसके बारे में हमने पढ़ा है। इन दिस द एटम्स बाइंड बाय ट्रांसफ़र और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन स्पेसिफिक एटम्स। तो यहाँ पर कैसे होती है, कैसे क्या होता है कि एटम्स जो है ये या तो बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग कैसे करते हैं? ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन की, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। आपस में जो एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन C मॉडल इन फैक्ट इज़ अ सिंपल मॉडल ऑफ फॉर बॉन्डिंग इन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन C मॉडल क्या है? एक सिंपल मेथड है जिसमें कि मेटल्स की बॉन्डिंग की जाती है, जिसके थ्रू मेटल्स की बॉन्डिंग होती है। इट इन्वॉल्व्स बॉन्डिंग बिटवीन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द मेटल। तो यहाँ पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मॉडल एंड लर्न हाउ वी कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बाय यूजिंग दिस मॉडल। तो अब ये मॉडल क्या होता है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और कैसे इनकी
इनका यूज़ जो है हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या होता है? अ मेटल एटम हैज़ अ फ्यू इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो मेटल का जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हेल्ड वेरी टाइटली बाय द न्यूक्लियस। तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस से बहुत टाइटली इनकी बॉन्डिंग नहीं होती है। बिकॉज ऑफ दिस when many atoms come together to form a solid, these outer electrons do not remain attached to any one atom। और इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ काफ़ी मतलब न्यूक्लियस के साथ ये टाइटली बॉन्डिंग इसकी नहीं होती है। और इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो मेटल एटम्स हैं वो जब सॉलिड के फॉर्म में एक दूसरे के पास में आते हैं तो इसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा अटैच ही रह जाते हैं। मतलब एक एटम से आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अटैच्ड ही रह जाते हैं। इंस्टेड दे बिकम डी localized and are free to move throughout the entire place of metal। तो इसको क्या होना चाहिए था, डीलोकलाइज्ड होकर के फ्रीली इसको मूव करना चाहिए था पूरा का पूरा मेटल पीस में। We know that when an atom loses an electron it becomes cation। हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एटम को लूज करता है तो वो कैटायन हो जाता है, वहाँ पर नेगेटिव मतलब कैटायन वहाँ पर हो जाता है। द मैटर्स In matters, the atoms can be thought of as forming positive metal ions arranged in a regular pattern। तो मेटल की बात की जाए तो यहाँ पर जो एटम्स होते हैं ऐसा माना जाता है कि ये पॉजिटिव मेटल आयंस का फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि एक रेगुलर पैटर्न में दिखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। दीज आयंस फॉर्म अ काइंड ऑफ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये जो आयंस बने, कैटायंस बने, ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कॉन्टिन्यूसली एंड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस अराउंड एंड बिटवीन द आयंस। तो यहाँ पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली रैंडम वे में यानी किसी भी डायरेक्शन में ये जो आयंस है इनके आसपास में ये घूमते रहेंगे। दिस कलेक्शन ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये जो कलेक्शन है फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन का, इसे हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। Thus, according to electron C model, a metal can be seen as a structure in which positive metal ions are fixed in place and a sea of mobile electrons move around them। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग कोई मेटल जो है इसका स्ट्रक्चर को इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव मेटल आयंस के फॉर्म में देख सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव आयंस है ये फिक्स्ड प्लेस पर रहते हैं। और जो सी है मतलब यानी जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका जो सी है वो इसके अराउंड मूव करता रहता है। जो मोबाइल आयन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अराउंड मूव करते रहेंगे। दिस इज़ वाई द मॉडल इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। और इसीलिए इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा जाता है, जैसा कि इस पूरे डायग्राम में हमने देखा। These ions and electrons together form a stable structure। तो ये जो आयंस है और इलेक्ट्रॉन्स है साथ में मिलकर के एक स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयंस एंड द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ व्हाट होल्ड्स द मेटल टुगेदर। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और इसी वजह से ये जो है मेटल में एक साथ ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, होल्ड करके एक दूसरे को रखते हैं। दिस अट्रैक्शन इज़ कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। और ये जो अट्रैक्शन इन दोनों के बीच होता है इसको मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। So we can see that metallic bonding is the force of attraction between positive metal ions and the sea of electrons। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटलिक बॉन्डिंग क्या होती है, ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आयंस के पॉजिटिव मेटल और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है। It is important to note that unlike covalent bonds, metallic bonds are not localized। तो ये हम लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जिस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाती है तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो मेटेलिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ये लोकलाइज्ड नहीं होते हैं।
कोवेलेंट बॉन्ड की तरह जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं ये लोकलाइज्ड नहीं होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड लोकलाइज्ड होते हैं लेकिन मेटेलिक बॉन्ड जो है वो लोकलाइज्ड नहीं होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ऑल एटम्स कलेक्टिवली, तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सभी एटम्स में ये कलेक्टिवली शेयर किए जाते हैं, फॉर्मिंग अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड देन दैट कैन एडजस्ट द शिफ्टिंग पोजिशंस ऑफ द मेटल आयंस। तो यहाँ पर ये जब सभी एटम में कलेक्टिवली सभी एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होंगे तो यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसकी वजह से ये जो मेटल्स में जो आयंस प्रेजेंट है यहाँ पर इनकी पोजीशंस में शिफ्टिंग देखी जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स सी मॉडल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और मेटल की प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। नाउ लेट अस सी हाउ दिस सिंपल इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है ये किस तरीके से मेटल की प्रॉपर्टी को शो करने में हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव वी कैन अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ मेटल, these electrons start moving in a particular direction। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो हम इसको मेटल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको छोड़ देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस केस में मूव करने लगेगा। मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है तो ये यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे अब इससे पहले रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला इसको छोड़ा तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है इसे हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। दैट इज़ वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए मेटल्स को इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो थे पहले कहीं भी रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको डाला, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको डाला तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें क्या लिखा है, व्हेन वन पार्ट ऑफ मेटल इज़ हीटेड, यानी मेटल का एक पार्ट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट रीजन गेन एनर्जी। तो जिस रीजन में को हम लोग हीट कर रहे होते हैं वो रीजन जो है उसमें उस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा वो एनर्जी को गेन करेगा और इस वजह से एनर्जी को जैसे ही वो गेन करेगा तो फास्ट वे में मूव करने लगेगा। एज दे मूव दे ट्रांसफ़र दिस एनर्जी टू अदर पार्ट्स ऑफ द मेटल। तो जैसे ही ये यहाँ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे तो वो अपनी एनर्जी को दूसरे पार्ट्स जो होंगे मेटल के दूसरे पार्ट में अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लगेंगे। एट द सेम टाइम द मेटल आयंस ऑल्सो वाइब्रेट मोर एंड हेल्प इन पासिंग द हीट अलॉन्ग। तो उसी टाइम पर जो मेटल के आयंस होंगे वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे और ज़्यादा जैसे हीट आप सप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन होगा और इसकी वजह से वाइब्रेशन की वजह से ये जो हीट है वो दूसरे एटम के पास में, दूसरे आयंस के पास में पास होने लगेगी। इन दिस वे द हीट स्प्रेड क्विकली, और इस तरीके से जो हीट है पूरे के पूरे जो भी सब्सटेंस हमारे पास में होगा वहाँ पर क्विकली फैल जाएगी। दिस इज़ वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेटल जो है हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। अगला है मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है? यू नो दैट मैलिबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो किसी भी मेटल को अगर हम पीट करके बहुत पतला शीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी उस मेटल की मैलिबिलिटी कहलाती है। In the electron C model, the positive metal ions can slide over one another without breaking the structure। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में हमने देखा कि जो पॉजिटिव मेटल्स होते हैं आयन के, ये स्लाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं बिना स्ट्रक्चर को, बिना जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को बिना ब्रेक किए हुए जो आयन्स है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे थे। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फिक्स नहीं होते हैं। दे कंटिन्यू टू मूव एंड होल्ड द आयंस टुगेदर। ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और जो आयंस है उसको होल्ड करके रखते हैं। सो इवन व्हेन लेयर्स ऑफ द मेटल आयन शिफ्ट
द मेटल डज नॉट ब्रेक। तो इसीलिए अगर आयन के जो मेटल्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह भले ही शिफ्ट हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मेटल है वो टूटेगा नहीं। सिमिलरली you know that ductility refers to the ability of metal to be drawn into wires। तो मेटल की ऐसी एबिलिटी जिसमें कि हम उसको पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को मेटल की डक्टिलिटी कहा जाता है। व्हेन वी स्ट्रेच अ मेटल, these metal ions slide past each other without breaking the non-directional metallic bond, allowing the metal to stretch into wires। तो जब हम लोग किसी मेटल को स्ट्रेच करते हैं तो मेटल में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो स्लाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, बिना टूटे हुए एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल मेटलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन उनके बीच में होता है। और इस वजह से जो मेटल्स होते हैं इनको स्ट्रेच करके हम लोग वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्प्स मेंटेन द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इवन व्हेन द शेप चेंजेस। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो आयंस होते हैं, आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को मेंटेन करने का काम करते हैं। शेप नहीं, तो इस केस में जो है शेप भले चेंज होता है लेकिन ये टूटते नहीं हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर बिल्ड रहता है। यू मस्ट रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल given a simple picture and explains many basic properties of metal। तो हमने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में देखा था कि ये काफ़ी सिंपल पिक्चर होता है और ये जो है बहुत सारा मेटल का बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कम्प्लीटली लॉस्ट एज इन आयोनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर तो इस केस में इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन का लूज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, जबकि आयोनिक बॉन्डिंग था, आयोनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी, मेटल के साथ में मेटल में जो एटम्स प्रेजेंट हो रहे थे इसमें इनकी बॉन्डिंग हो रही थी। यू विल लर्न मोर डिटेल मॉडल्स ऑफ मेटलिक बॉन्डिंग इन योर हायर क्लासेस। तो इसको डिटेल में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म इलेक्ट्रॉन सी इन मेटल। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन सी से आप क्या समझते हैं? सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको पीछे के पैराग्राफ्स में ही मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो फिर कमेंट कीजिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर्स में आंसर्स के लिए एक अलग वीडियो में प्रिपेयर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल्स are in a fixed position in a metal according to the electron C model। थर्ड क्वेश्चन है define metallic bonding। फोर्थ क्वेश्चन है why are metallic bonds called non direction। metallic bond non directional क्यों कहलाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है name two properties of metals explained by the electron C model। तो यहाँ पर मेटल्स के दो प्रॉपर्टी के बारे में बतलाना है जो कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया हो। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल अकाउंट्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मैटर्स। सेवन्थ क्वेश्चन है हाउ डज द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एक्सप्लेन थर्मल कंडक्टिविटी इन मैटर्स। तो थर्मल कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कैसे एक्सप्लेन करता है। एट क्वेश्चन है वाई कैन मेटल्स बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल को थिन शीट में क्यों हम लोग बीट कर सकते हैं। एक्सप्लेन यूजिंग द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का यूज़ करके इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डक्टिलिटी, हाउ इज इट एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। डक्टिलिटी से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। टेंथ क्वेश्चन इज हाउ इज मेटेलिक बॉन्डिंग डिफरेंट फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग से कैसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेटल आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेटल को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज द इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल वायर नॉट फ्री टू मूव विच प्रॉपर्टी वुड बी मोस्ट अफेक्टेड एक्सप्लेन। तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल वायर में वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या अफेक्ट पड़ेगा एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्सप्लेन वाई मेटल्स डू नॉट ब्रेक व्हेन हैमर्ड बट इंस्टेड चेंज शेप। तो जब मेटल्स को आप हैमर से बीट करोगे तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन इसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज कॉपर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाइल रबर इज नॉट।
तो कॉपर का यूज़ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में होता है लेकिन रबर का यूज़ नहीं होता है। एक्सप्लेन यूजिंग द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का यूज़ करके इसको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ वाई आर मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर जो मेटल्स हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं जबकि नॉन मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। क्यों ऐसा क्यों है ये बतलाना है। फिर है एजर्शन रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस हैं। एजर्शन क्या दिया है 19th क्वेश्चन में, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजनिंग क्या दिया हुआ है, रीज़न क्या दिया है इसका कि मेटल्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एजर्शन में दिया है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। इसका रीज़न क्या है कि मेटल जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में के अंडर ये इजीली मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पहले हमने देखा 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में रहता है कि एजर्शन आपका सही है, एजर्शन रीजनिंग दोनों सही है और जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। दूसरा है एजर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एजर्शन का नहीं है। और थर्ड में लिखा है एजर्शन करेक्ट है लेकिन जो रीज़न है वो रॉन्ग है। और फोर्थ में लिखा है एजर्शन रॉन्ग है लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट है। तो 4 में से क्या करेक्ट है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा ये आपको बताना है। 20th क्वेश्चन में फिर से एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस बार एजर्शन क्या दिया है, मेटेलिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो मेटेलिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसका रीज़न क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स आर लोकलाइज्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 2 एटम्स के बीच लोकलाइज्ड होते हैं, ये इसका रीज़न दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें फिर से एजर्शन रीजनिंग है। एजर्शन क्या दिया है, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स मेलेबल होते हैं। रीज़न इसका क्या है कि लेयर्स ऑफ मेटल आयंस कैन स्लाइड वाइल इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू टू होल्ड देम टुगेदर। रीज़न है ये कि लेयर्स जो है मेटल आयंस के ये स्लाइड करते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे को कंटिन्यूसली होल्ड करने में ये जो आयंस होते हैं उसको मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जो लेयर्स ऑफ मेटल कैन स्लाइड वाइल इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू टू होल्ड देम टुगेदर। तो यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं आयंस जो होते हैं ये स्लाइड कर सकते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनको साथ में रखने का काम करते हैं, ये रीज़न लिखा है। तो यहाँ पर फिर से आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर फिनिश होता है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।